हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, काफी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग एससी हार्डविक के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां से हमने इसको छोड़ा था। इसके पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 3 के लेसन 9 को देखा था, लेकिन कुछ समय के लिए इसको ड्रॉप किया गया था। फिर से इसको रिज्यूम किया गया है इस वॉल्यूम को बहुत बेहतरीन अंदाज में। ये जो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये एससी हार्डविक की जो सीरीज है वो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लेसन 10 के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम 3 लेसन 10 के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग टोटल 20 वर्ड्स को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के बाहर बात किया जाए तो न्यूज़पेपर, जर्नल्स में ये सब आपको वर्ड्स बार बार देखने को मिलेंगे। मतलब हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग कन्वर्सेशन में, रिटेन में है ना, बार बार यूज करते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं वर्ड नंबर एडिक्टेड से। नंबर 1 हमारा एडिक्टेड है। चलिए, एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी चीज के एडिक्टेड हैं, इसका मतलब है कि आप उसके लत आपको लग गया, आप उसके लती हैं, आप उसको बार बार करते हैं, आप उससे अभ्यस्त हो चुके हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से एडिक्टेड है तो वह लती है, वह अभ्यस्त हो चुका है, यानी कि वो चीज उसके लिए नया नहीं है। ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन, यदि हमें जरूरत पड़े तो प्रीपोजिशन हम टू का यूज करेंगे, मतलब एडिक्टेड टू। ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स इसका क्या होगा? अगर हमको लती या अभ्यस्त करना है, लती का मतलब क्या हुआ कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के प्रति क्या हो चुकी है? एडिक्टेड हो चुकी है। मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एडिक्टेड टू मोबाइल हो चुके हैं। अगर आप किसी क्रिया के प्रति अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप उसके प्रति अभ्यस्त है, यानी कि उस चीज को आप हमेशा करते हैं, वो चीज आपके लिए नया नहीं है। ठीक है। तो एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे तो वो टू होना चाहिए। चलिए, सिनोनिम्स क्या होगा? अगर हम लती अभ्यस्त के लिए अगर हम कुछ बोलना चाहे तो सिनोनिम्स क्या होगा? डिपेंडेंट, डिवोटेड और ऑब्सेस्ड। अगर आप किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हैं, यानी कि आप उसके प्रति निरंतर सोचते रहते हैं, आप उसके प्रति अभ्यस्त हो चुके हैं। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट इंडिफरेंट होगा, उदासीन। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति इंडिफरेंट है तो उसके प्रति वो उदासीन है। ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगर यूज के हिसाब से बात किया जाए तो इंडिफरेंट बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए, कह रहा है क्या कि वो अफीम का लती है, मतलब वो अफीम खाता है, बिना अफीम का वो रह नहीं सकता है। हमको ऐसा बनाना है और इसके लिए एडिक्टेड का हमको इस्तेमाल करना है। चलिए, हम इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? चलिए, कह रहा है क्या कि वो अफीम का लती है, हम इसके लिए सब एडिक्टेड इस्तेमाल करना चाहते। कैसे लिखेंगे? ही इज, अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? ही इज एडिक्टेड टू, चलिए, ही इज एडिक्टेड टू ओपियम। ठीक है ना, ये किसी व्यक्ति, ओपियम का मतलब अफीम। ठीक है ना, ही इज एडिक्टेड टू ओपियम। चलिए, तो ये बच्चों ये एडिक्टेड रहा। एडिक्ट जो होता है ना, इसका नाउन फॉर्म, इसका जो नाउन होगा वो क्या होगा? एडिक्ट, है ना। कोई व्यक्ति मोबाइल एडिक्ट है, कोई व्यक्ति जो है वो वीडियो गेम एडिक्ट है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के एडिक्ट होते हैं। एडिक्ट का मतलब लती, ये भी नाउन के रूप में भी इसका हिंदी होगा लती, यानी कि एडिक्ट जो नाउन है और एडिक्टेड जो है ना एडजेक्टिव है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एन्यूटी। एन्यूटी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके पास समय की कमी है तो आप इस वर्ड को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। बहुत हिट वर्ड नहीं है, फिर भी चलिए चलते हैं। एन्यूटी का मतलब क्या था? वार्षिक पेंशन, है ना। जो साल में जो पेंशन आपको दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एन्यूटी। ठीक है। चलिए, इसका सिनोनिम से होगा ईयरली पेंशन। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन किस पर, ये एक्सप्लेनेशन समझिए। ये जो चीज है ना एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, पैसे का एक निश्चित मात्रा, दैट इज पेड टू समवन एवरी, ईच, यहां पर ईयर होना चाहिए, सॉरी, यहां पर ना ईयर होना चाहिए, थोड़ा सा गलत ये नोट हो गया है, यहां पर ईयर होना चाहिए। चलिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू समवन ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक साल जो मनी किसी को दी जाती है वह एन्यूटी कहलाती है, जिसको आप शॉर्ट वे में कहते हैं वार्षिक पेंशन, या अंग्रेजी में कहे तो ईयरली पेंशन। चलिए, करे कि सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी कि जो कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए। कैसे लिखेंगे? रिटायर्ड इंप्लॉइज, कैसे इसको लिखा जाए? रिटायर्ड इंप्लॉइज। चलिए, आर, चलिए अब अधिक हकदार के लिए इंटाइटल्ड आप लिखिए, है ना। आप किसी चीज के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, इंटाइटल्ड टू, ठीक है ना। चलिए, एन्यूटी।
इंटाइटल्ड टू एन्यूटी, वो जो है वो वार्षिक पेंशन के हकदार हैं। इंटाइटल्ड का मतलब हकदार, इंटाइटल का मतलब हकदार, और इंटाइटल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन की बातें हैं। तो बच्चों एन्यूटी क्लियर, एन्यूटी का मतलब वार्षिक पेंशन होता है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 3 में, कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है जानवर का लाश, जानवर का लाश है ना, जो मरा हुआ जो जानवर है उसका जो लाश को हम लोग कैरियन कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स इज कॉल्ड कैरियन। जैसे कि एक सवाल है सेंटेंस के तौर पर, गिद्ध जानवरों के लाश पर जिंदा रहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि गिद्ध जानवरों के लाश का भक्षण करते हैं, यानी कि गिद्धों का जो आहार क्या है ना, जानवरों का लाश, उसी पर वो जिंदा रहते हैं। कैसे लिखेंगे? वल्चर्स। अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? वल्चर्स, ठीक है ना, लाइव्स ऑन, ठीक है ना। चलिए कैरियन, बस ये हो गया, हमें ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फीड ऑन, सॉरी यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए। चलिए या हम लिख सकते हैं फीड ऑन। तो दूसरा जो शब्द लिखा जा सकता है वो फीड है, फीड ऑन कैरियन। तो हमारा बच्चों वाक्य यही बना कि वल्चर्स लिव ऑन कैरियन या फीड ऑन कैरियन, है ना। ये फीड ऑन या लिव ऑन दोनों के साथ प्रीपोजिशन हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैरियन का मतलब होता है जानवरों का लाश। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, वर्ड नंबर 4 की ओर आते हैं। करेंगे कन्वर्सेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। कन्वर्सेंट का मतलब क्या होता है? परिचित या वाकिफ। अगर आप किसी चीज से कन्वर्सेंट है, आप उससे वाकिफ है, आप उससे परिचित हैं, पहले आप ऐसे समझ लिया जाए। जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन ये क्या लेगा? जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन ये विथ लेगा। चलिए सिनोनिम्स के तौर पर परिचित के लिए और कितने वर्ड्स है? फैमिलियर, एक्वेंटेड, अब्रेस्ट, है ना, अप्राइज्ड, वेल वर्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड्स जो है ना बार बार आने वाले हैं। अगर आप किसी चीज के प्रति कन्वर्सेंट है, यानी कि आप उसको जानते हैं, वो चीज आपके लिए नया नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या होगा? अनफेमिलियर, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, अनजान। यदि आप किसी चीज से अनफेमिलियर है, यानी कि आप उसको नहीं जानते हैं, वो आपके लिए नया चीज हो सकता है। अगर आप किसी चीज के प्रति इग्नोरेंट है, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति वाकिफ नहीं है, आप उससे अनभिज्ञ हैं। करे कि मैं मामलों से परिचित हूं, हमको बनाना है कि मैं मामलों से परिचित हूं, मैं मामले को जानता हूं कि मामला क्या है। कैसे लिखेंगे? आई, चलिए हूं के लिए एम हो जाएगा, आई एम कन्वर्सेंट। हमें कन्वर्सेंट का यूज करके बनाना है। कैसे लिखेंगे? आई एम कन्वर्सेंट। चलिए ये से के लिए अंग्रेजी क्या है? वैसे तो फ्रॉम होता है, वैसे से का अंग्रेजी फ्रॉम होता है, लेकिन कन्वर्सेंट क्या लेता है हमको ये देखना है। कन्वर्सेंट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा? आई एम कन्वर्सेंट विथ द इशूज, यानी कि जो मामले हैं उससे मैं वाकिफ हूं, मैं जानता हूं कि मामला क्या है। चलिए बच्चों, तो ये नंबर हमारा 4 वर्ड क्लियर है। वर्ड नंबर आते हैं 5 की तरफ। डिसइल्यूजन, बहुत टॉप क्लास का वर्ड। ये डिसइल्यूजन है ना, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए अगर आप किसी चीज के प्रति डिसइल्यूजन हैं, यानी कि पहले इल्यूजन थे। चलिए वर्ड को तोड़ के समझा जाए। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। चलिए एकदम आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। अच्छा, इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रमित, ठीक है ना। इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रमित, यानी कि भ्रम में फंसा हुआ। चलिए अब इसमें आपने डिस लगा दिया, तो डिस लगा करके ये बात उल्टा बन गया। तो डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? अब पहले भ्रम था, भ्रम टूट गया, जिसको हम लोग कहते हैं मोह भंग, है ना, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं मोह भंग, यानी कि आपका जो भ्रम था वो भ्रम आपका टूट गया। अब पहले आप किसी को बहुत बेहतर समझते थे, लेकिन वो व्यक्ति खराब निकला, यानी कि आपका उसके प्रति जो मोह था मोह भंग हो गया। चलिए इसके सिनोनिम्स बहुत ही टॉप क्लास के सिनोनिम्स है। डिसइंचांटेड, डिसअपॉइंटेड, डाउनकास्ट। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? ट्रस्टिंग, यानी कि आस्था या विश्वास करने से संबंधित। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अगर डिसइल्यूजन्ड है, यानी कि उसका मोह भंग हो चुका है, वो चीजों या व्यक्ति से निराश है, अब उसका, है ना, उस व्यक्ति के प्रति या चीज के प्रति मोह खत्म हो गया है। जरूरत पड़ने पर अपने साथ प्रीपोजिशन ये क्या लेगा? विथ लेगा। चलिए लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया है। पहले लोग मानते थे कि राजनीति से उनकी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन जब राजनीति से उनको कुछ नहीं मिला तो उनका मोह खत्म हो गया। लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया। कैसे लिखेंगे? पीपल। चलिए एडजेक्टिव से बनाना है तो बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पीपल आर डिसइल्यूजन्ड। देखिए ये कैसे सेंटेंस बन रहा है, पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पीपल आर डिसइल्यूजन्ड, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और ये सब्जेक्ट है, इसके लिए बी फॉर्म चाहिए। तो बी के रूप में मैंने पीपल के अनुसार आर ले लिया। अगर यह सिंगुलर होता तो यहाँ इज ले लेता, पास्ट रहता है हमें वाज ले लेता। तो ये सारी बात समझना है। पीपल आर डिसइल्यूजन्ड। अच्छा, से का अंग्रेजी तो वैसे फ्रॉम होता है,
से का अंग्रेजी तो वैसे फ्रॉम होता है, लेकिन हमें ये लेता क्या है ये इसको देखना है। डिसइल्यूजन्ड अपने साथ लेता क्या है इस पर नजर डालना है, यानी कि डिसइल्यूजन्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ होना चाहिए। तो कैसे हम इसको डील करेंगे? पीपल आर डिसइल्यूजन्ड विथ, चलिए पॉलिटिक्स, पीपल आर डिसइल्यूजन्ड विथ पॉलिटिक्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया है। चलिए आते हैं वर्ड नंबर 6 की तरफ, करेंगे फलासी। फलासी का मतलब क्या होता है पहले इस चीज को समझा जाए, ठीक है ना। चलिए गलत सोच, गलत धारणा है ना, मिथ्या को फलासी कहेंगे। जो फॉल्स आइडिया है, अगर कोई चीज फलासी है तो वो गलत धारणा है, गलत सोच है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मिसकंसेप्शन, फॉल्स आइडिया, रॉन्ग बिलीफ, मिस बिलीफ, ये इसके सब सिनोनिम्स है, ठीक है। यानी कि जो आप मान के चलते हैं वो सही नहीं है। चलिए ऐसा विश्वास करना गलत है कि पृथ्वी चपटी है, हमको कहना है। अगर आप ये मानते हैं आज भी कि पृथ्वी चपटी है तो आप गलत हैं। कैसे इसको लिखेंगे? ऐसा विश्वास करना गलत है कि पृथ्वी चपटी है, कैसे लिखेंगे? इट इज फलासी, पहले ये गलत है, पहले ही ऐसा करना गलत है। इट इज फलासी टू बिलीव, है ना, विश्वास करने के लिए वर्ड क्या है? बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, दैट द अर्थ इज फ्लैट। हमारा सेंटेंस ये बन गया, इसमें फलासी का मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फलासी। फलासी का मतलब होता है गलत सोच, गलत धारणा। आइए वर्ड नंबर 7 की तरफ, करेक्ट इंसाइडियस। देखिए यदि कोई चीज यदि इंसाइडियस है, इसका मतलब है कि उसका प्रभाव आपको अभी दिखाई नहीं देगा, उसका प्रभाव आपको बाद में दिखाई देगा। यदि कोई चीज अगर इंसाइडियस है यानी कि अभी वो छिपा हुआ है, अभी वो नोटिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में ना वो चीज नोटिस में आने लगेगा, और ये गलत सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। करके छुपा हुआ और हानिकारक, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो चीज हानिकारक होगा। इसके लिए छोटा सा वर्ड है विश्वासघाती। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा? हार्मफुल, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, सटल, इसको सटल पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ेंगे सटल, बी साइलेंट रहेगा। चलिए इसका एंटो क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्पष्ट, सीधा। चलिए कह रहे क्या? यौन उत्पीड़न एक गंभीर एवं प्रच्छन्न समस्या। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है कि जो अभी दिखाई नहीं देगा, दिखाई आपको बाद में देगा ना, उसको प्रच्छन्न कहते हैं। वैसी समस्या जो प्रारंभ में दिखाई नहीं देती है, ये बाद में दिखाई देती है, ठीक है। कह रहे कि यौन उत्पीड़न एक गंभीर एवं प्रच्छन्न समस्या है। कैसे लिखेंगे? सेक्सुअल हरासमेंट, इसको कैसे लिखा जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना, इज अ सीरियस, देखिए कैसे इसको लिखा जा रहा है। एंड और कौन सा प्रॉब्लम है? प्रच्छन्न समस्या। प्रच्छन्न समस्या कैसे समस्या होगी? जो छिपा हुआ होगा लेकिन हानिकारक होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना, इज ए सीरियस एंड, चलिए सीरियस एंड, चलिए यहीं पर हो जाएगा इंसाइडियस प्रॉब्लम, सीरियस एंड इंसाइडियस प्रॉब्लम। तो बच्चों हमारा ये इंसाइडियस क्लियर है। कोई चीज का अगर इंसाइडियस इफेक्ट है, जैसे कहा जाए इंसाइडियस एनिमी, अगर हमें कहते छिपा हुआ, देखिए ये होता है छिपा हुआ दुश्मन, अभी ये मित्र बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंसाइडियस एनिमी है, आप इसको तुरंत नोट नहीं कर सकते हैं, आप इस एनिमी को ना तुरंत नोट नहीं कर सकते, ये इंसाइडियस एनिमी होते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना इंसाइडियस एनिमी होते हैं, आप इनको तुरंत नोट नहीं कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और प्रॉब्लम हल हो गया है। चलिए यहाँ भी तो इंसाइडियस प्रॉब्लम दे दिया था ना, प्रॉब्लम इससे कुछ सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वो भी इंसाइडियस था, छिपा था, दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक वो प्रकट हो गया। तो ये इंसाइडियस प्रॉब्लम, तो इंसाइडियस प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम होते हैं? जो कि अभी दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो बाद में नजर आने लगेंगे। कोई इंसाइडियस अगर एनिमी है यानी कि छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन का अंग्रेजी यही बनेगा इंसाइडियस एनिमी। छिपा हुआ दुश्मन का मतलब क्या हुआ कि अभी तो दोस्ती का वो नाटक कर रहा है, दुश्मनी बाद में दिखलाएगा, ठीक है ना। कालनेमी कौन सा था? जब हनुमान जी निकले संजीवनी लेने तो कालनेमी राम राम करते हुए बैठा था, है ना। हनुमान जी तो उसमें फंस गए थे, लेकिन वो तो हनुमान जी का दुश्मन था, लेकिन क्या हनुमान जी को अपना दुश्मन नजर आ रहा था? शुरू में नहीं नजर आ रहा था। वो कौन सा एनिमी था? वो इंसाइडियस एनिमी था। वो कौन सा एनिमी था? इंसाइडियस एनिमी था।
आइए हम लोग वर्ड नंबर आते हैं 8 की तरफ। इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक अंदर में भी ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अंतः ज्ञान, अंतर ज्ञान है ना, सहज बुद्धि या अंतर प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है। आप वर्ड के टेक्निकल बातों को समझिए। इंट्यूशन, ट्यूशन, ट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, ट्यूशन से शिक्षा मिलता है। ये शिक्षा कहां से मिल रहा है? इनका मतलब अंदर, इनका मतलब अंदर, आपके अंदर से शिक्षा मिल रहा है, ठीक है ना। इसको अंतर प्रज्ञा, अंतर ज्ञान, सहज बुद्धि, इसका हिंदी होगा। चलिए, सिनोनिम्स क्या होगा? इंस्टिंक्ट, सिक्स्थ इंसाइट, सिक्स्थ सेंस, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स होगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रीजनिंग, तर्क। एक आदमी अंदर की बात सुनता है, एक आदमी दिमाग की बात सुनता है, तो दिमाग तार्किक होता है, वो आपको गलत और सही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अंतर जो ज्ञान होता है ना, वो सर थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है। आपको कहेगा कि दोस्ती मत करो, किसी व्यक्ति से दोस्ती मत करो, लेकिन क्यों नहीं करो इसका कारण नहीं बताएगा, लेकिन दोस्ती मत करो ये जरूर कहेगा, ठीक है। तो ये आपका इंट्यूशन हो गया। कुछ लोग अपने अंतर ज्ञान से कार्य करते हैं, उनका आदत होता है वो अपने मन की बात सुनते हैं। मन की बात जो होता है ना, वो वही अंतर ज्ञान होता है। कुछ लोग अपना अंतर ज्ञान से कार्य करते हैं। कैसे लिखेंगे? सम पीपल, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सम पीपल एक्ट ऑन देयर इंट्यूशन, एक्ट ऑन देयर इंट्यूशन, यानी कि कुछ लोग जो है अपने अंतर ज्ञान के आधार पर काम करते हैं, उनका मन की आवाज को सुनते हैं, उनका दिल की आवाज को सुनते हैं, ठीक है ना, वो दिमाग से काम नहीं लेते हैं। तो ये बात है। मन कह रहा था कि कुछ गलत हो गया है, लगता है कि जैसे कि कहीं मैं प्रवेश किया तो अजीब तरह का माहौल नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि यार कुछ गलत हुआ है, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? मन कह रहा था। मन का मतलब क्या? इंट्यूशन। मन का मतलब क्या? इंट्यूशन। हम क्या लिखेंगे? द इंट्यूशन वाज टेलिंग, द इंट्यूशन वाज टेलिंग मी, मुझसे कुछ कह रहा था, टेलिंग मी दैट समथिंग, दैट समथिंग, ठीक है ना, हैड गॉन रॉन्ग, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि कुछ गलत हो गया है। तो बच्चों, ये इंट्यूशन का हमारा यूज रहा। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर ज्ञान, सहज बुद्धि, मन की बात को हम लोग इंट्यूशन कहते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, इस अब्यूज का वर्ड है ओबिसांस। ओबिसांस का मतलब क्या होता है? झुक करके किसी को आदर दिखलाना, ये ओबिसांस कहलाता है, नमन जिसको आप कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? रेवरेंस, वेनिरेशन, रेस्पेक्ट और होमेज, इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए, प्रधानमंत्री राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की, बताइए। हमको यहाँ पर पुष्पांजलि नहीं लिखना है सर, प्रधानमंत्री ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की, मतलब ये लोग फूल चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा झुक करके प्रणाम कर लेते हैं, ये हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर। चलिए, अब यहां सर थोड़ा सा देखना है, अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित हमें नहीं लिखना है, हमें क्या ओबिसेंस का इस्तेमाल करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर पेड ओबिसेंस, है ना, पुष्प भर्ब कैसे बनेगा? पे, है ना। ओबिसेंस को क्या कहते हैं? नमन करना, इसका भर बनाना है। थोड़ा सुनिए, ओबिसेंस अभी नाउन है, भर बनाना है, तो भर्ब को इसको क्या करेंगे? पे करते हैं ना, पे ओबिसेंस। ये आप किसी को ओबिसेंस जो होता है ना, पे करते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो चलिए, द प्राइम मिनिस्टर पेड ओबिसेंस, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, द प्राइम मिनिस्टर पेड ओबिसेंस टू राजघाट, टू राजघाट। तो बच्चों, ये हमारा ओबिसेंस का यूज रहा। इसका जो भर बनता है क्या लग करके बनता है? पे लग करके बनता है। चलिए, आते हैं ऑल्फैक्टरी। हमारा अगला वर्ड ऑल्फैक्टरी, साइंस से ये वर्ड लिया गया है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध सूंघने से हो। हमारे शरीर में ना जगह जगह सेंस है, तो एक ऑल्फैक्टरी सेंस होता है, सूंघने की शक्ति, ठीक है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन क्या है? कनेक्टेड विथ द सेंस ऑफ स्मेल, जिसका संबंध सूंघने से हो, स्मेल से हो। चलिए, कुत्तों में सूंघने की क्षमता मानव से ज्यादा होती है, ये तो बात सही है कि कुत्ते में जो सूंघने की क्षमता होती है वो मानव से ज्यादा होती है। कैसे लिखेंगे? डॉग्स हैव शार्पर, है ना, सेंस शार्प होता है ना, तो यहां पर ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? शार्पर ऑल्फैक्टरी सेंस, सूंघने की क्षमता है ना, तो सूंघने के लिए वर्ड क्या हम लोग देख रहे हैं? ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा सेंटेंस कैसे डील होगा? डॉग्स हैव शार्पर ऑल्फैक्टरी सेंस, है ना, देन दैट ऑफ मैन, तो ये बच्चों हमारा ऑल्फैक्टरी का यूज रहा। यदि कोई चीज अगर ऑल्फैक्टरी है तो इसका संबंध सूंघने से है। हमारे शरीर में तरह तरह के ग्लैंड हैं,
है ना, ग्रंथियां हैं। अब सूंघने से संबंधित ग्रंथि को क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी ग्लैंड। अगर कोई ग्लैंड है जिसका संबंध सूंघने से है तो उस ग्लैंड को क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी ग्लैंड। चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं नंबर 11 में, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? देखिए ऑनस्लॉट नाउन है, उग्र आक्रमण, तीखा विरोध, प्रचंड अभियान, ये तीनों का मतलब है ऑनस्लॉट। मतलब हमला हो, चाहे वो शब्दों का हमला हो या किसी हथियार से लेकर के हमला किया गया हो, हमला या आक्रमण, आप ऐसा समझिए। ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण कर लीजिए, तो वो हमला शब्दों का भी हो सकता है और हमला किसी हथियार के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों मामलों में हम ऑनस्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। कैटेगरी से ये नाउन होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन क्या लेगा? ऑन या अगेंस्ट, यानी कि ऑनस्लॉट ऑन या ऑनस्लॉट अगेंस्ट। ठीक है, चलिए सिनोनिम से इसके क्या हो जाएंगे? अटैक, असॉल्ट, इस सब का मतलब हमला, असॉल्ट हमला, अटैक हमला, ऑफेंसिव हमला। ठीक है ना। चलिए ड्राइव, पुश और थ्रस्ट, ये सब इसके सिनोनिम से। करेक्ट। नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए दुर्ग पर हमले किए गए। दुर्ग जो होता है ना, घेरा होता है, मोटा मोटा दीवार का होता है, उसको सुरक्षा के लिए बनाया जाता है ना। शहर के चारों तरफ से ना उसको दीवार लगाया जाता है ताकि शहर में कोई प्रवेश ना कर सके, ऐसा दुर्ग होता है। जैसे चीन की दीवार है ना, वो आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए दीवार खड़ा किया गया था। चलिए, तो नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए दुर्ग पर हमले किए गए। कैसे लिखेंगे इसको? अगर थोड़ा सा स्टाइलिश वे में लिखना है तो लिखेंगे देयर वर ए सीरीज ऑफ ऑनस्लॉट्स। देयर वर ए सीरीज ऑफ ऑनस्लॉट्स। चलिए ऑनस्लॉट्स कहां किया गया? ऑन। चलिए कहां पर? दुर्ग पर ना, ऑन फोर्ट्स। फोर्ट्स किला होता है, सिटाडेल्स लिख सकते हैं। यहां पर आप दुर्ग के लिए जो स्मार्ट वर्ड है ना, वो सिटाडेल्स है। देयर वर ए सीरीज ऑफ ऑनस्लॉट्स ऑन द सिटाडेल किस बात के लिए? टू इंटर द टाउन, टू इंटर द सिटी या टाउन, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। एक बार फिर से, देयर वाज, यहाँ सॉरी वाज होना चाहिए, इस सीरीज के अनुसार वर्ब चलेगा। ठीक है ना, यहाँ एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो गया था। देयर वाज ए सीरीज ऑफ ऑनस्लॉट्स ऑन द सिटाडेल, दुर्ग पर, ठीक है ना, कई हमले हुए। किस बात के लिए? टू इंटर द सिटी, शहर में अंदर घुसने के लिए। तो बच्चों ये ऑनस्लॉट है। ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण, विरोध या अभियान को हम ऑनस्लॉट कहते हैं। आइए नंबर 12 में करेंगे प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को प्रीसीडेंस देते हैं, आप उसको प्राथमिकता देते हैं, आप उसको वरीयता देते हैं। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रायोरिटी, प्रीफरेंस, है ना, लीड, फर्स्ट प्लेस। इस सबका एक ही मतलब है, वरीयता देना, प्राथमिकता देना। चलिए टेक प्रीसीडेंस ओवर, देखिए इसी से भर बना है, ये नाउन है। प्रीसीडेंस क्या है? नाउन है। अब इसका वर्बियल फॉर्म आपको यहां दिखाई देगा, टेक प्रीसीडेंस ओवर, ये फिक्स है। इसका मतलब कि महत्व या क्रम में पहले आना। अगर कोई चीज महत्व या क्रम में पहले आता है तो वो टेक प्रीसीडेंस ओवर होता है। चलिए जैसे कि अब आप यहां से समझ सकते हैं, हमको लिखना है कि सरकार ने, एक वाक्य है, सरकार ने बाघ संरक्षण, है ना, बाघ संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया है। सर्वाधिक प्राथमिकता दिया है। आज समझिए कि बहुत सारे जानवर जो है ना, वो संकट के कगार पर चले आए हैं, वो संकटग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सर्वाधिक जो संरक्षण करने की जो वरीयता है वो किसको मिला है? बाघ को, बाघ संरक्षण को। सरकार ने बाघ संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया। कैसे इसको बनाया जाएगा? द गवर्नमेंट हैज, इसको अगर बनाए जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड, अकॉर्ड मतलब होता है प्रदान करना, अकॉर्ड मतलब होता है प्रदान करना। पहले वर्ड को पहले सीखिए आप, अकॉर्ड का अर्थ होता है प्रदान करना। चलिए तो कैसे ये वाक्य बनेगा? द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड, क्या अकॉर्डेड किया है ना? सर्वाधिक प्राथमिकता अकॉर्डेड किया है ना जी। कैसे लिखेंगे? टॉप, है ना, प्रीसीडेंस, टॉप प्रीसीडेंस, है ना। चलिए बाघ संरक्षण को, है ना, प्रीसीडेंस, है ना, द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड टॉप प्रीसीडेंस टू, चलिए किसको? बाघ संरक्षण को ना, टाइगर कंजर्वेशन। बाघ संरक्षण के लिए वर्ड क्या हो जाएंगे? टाइगर कंजर्वेशन। तो बच्चों ये हमारा प्रेसिडेंस रहा। प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता, प्राथमिकता। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 13 में, प्रोजैक। प्रोजैक का मतलब क्या होता है? देखिए यदि कोई चीज यदि प्रोजैक है तो वह साधारण है, नीरस है, बेमजा है।
यदि कोई चीज यदि प्रोजैक है, इसका मतलब है कि वो साधारण है, नीरस है, बेमजा है। चलिए सिनोनिम्स इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है, सब एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये सभी VVI ये सिनोनिम्स हैं, आप ऐसे समझिए, है ना। मंडेन उबाऊ, हमड्रम उबाऊ, अनइमेजिनेटिव जिसमें कल्पना नहीं है तो उबाऊ, है ना। ब्लैंड फीका, मोनोटोनस उदास, है ना, उबाऊ। तो सबका एक ही मतलब है, उबाऊ, नीरस, सबका एक ही मतलब है। चलिए इसके ये हैकनीड पढ़ेंगे, घिसा पीटा उबाऊ, अनरोमांटिक उबाऊ, इस सबका एक ही मतलब उबाऊ, नीरस, बेमजा, सबका यही मोटा मोटी हिंदी है। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, इमेजिनेटिव, कल्पनाशील, ठीक है ना। इसके अपोजिट क्या होंगे, इमेजिनेटिव, कल्पनाशील या इंटरेस्टिंग, रोचक, ठीक है। चलिए कह रहे कि हम लोग घिसी पीटी अर्थात नीरस रोजमर्रा की चिंताओं से ग्रसित है। आज आदमी फालतू चीजों से ग्रसित है। वो कौन से भाई है, तो घिसी पीटी एक ही तरह का रोजमर्रा का जिंदगी है, लोग उसी से त्रस्त हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, VR, इसको अगर बनाया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको देखा जाए। कह रहा है क्या, VR प्रीऑक्युपाइड विथ, मतलब ग्रसित हैं, यानी कि इस चीजों ने घेर लिया है, हमारे दिमाग को घेर लिया है, प्रीऑक्युपाइड विथ, ठीक है। चलिए प्रोजैक, प्रोजैक डे टू डे, प्रोजैक डे टू डे, चलिए क्या क्या चीज, रोजमर्रा की चीज है ना सर, तो डे टू डे रूटीन, डे टू डे रूटीन। चलिए तो हमारा ये क्लियर हो गया प्रोजैक। प्रोजैक का मतलब क्या होता है, उबाऊ, फीका, नीरस। चलिए हम लिख सकते हैं द फिल्म वाज, है ना, एक बनाना है कि फिल्म उबाऊ था, हम कैसे लिखेंगे, द फिल्म वाज क्वाइट, है ना, द फिल्म वाज क्वाइट, चलिए, है ना, प्रोजैक, फिल्म जो था वो काफी नीरस था। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे साइकिक, इसको पढ़ेंगे साइकिक। साइकिक का मतलब क्या होता है, मन की आंतरिक स्थिति, है ना। जैसे कि एक किसी के मन के बात को पढ़ लेना, आप किसी के मन की बात को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, या भविष्य को जान लेना, इससे संबंधित जो चीज होता है वो साइकिक होता है। इसे आप किसी के मन की बातों को पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं आपको भी पता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, तो ये साइकिक है। साइकिक, है ना, आदमी के अंदर साइकिक फोर्स होते हैं, है ना। तो चलिए पैरानॉर्मल, इसका साइनो क्या हो जाएगा, पैरानॉर्मल कनेक्टेड विथ स्ट्रेंज पावर्स ऑफ माइंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है मन की आंतरिक स्थिति। अगर सरल तरीके से समझना है तो मन की आंतरिक स्थिति समझिए, ठीक है ना। अब एक मन का एक पावर होता है जो किसी को रीड कर लेता है, हम तो वो कौन सा पावर होगा, साइकिक पावर होगा। वो कौन सा पावर होगा, साइकिक पावर होगा। या वो कौन सा एनर्जी होगा, साइकिक एनर्जी होगा। तो साइकिक का पावर और एनर्जी के साथ इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो साइकिक का मतलब हम क्या समझेंगे, मन की आंतरिक स्थिति। छोटा अगर हिंदी में समझना है तो मन की आंतरिक स्थिति। चलिए आते वर्ड नंबर 15 की तरफ। कर रेनेसांस, रेनेसांस, रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से कला साहित्य का फिर से जगना को कहते हैं रिनेसांस। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रिवाइवल, रिन्यूअल। रिन्यूअल या रिवाइवल का मतलब होता है फिर से उदय होना। कह रहे क्या कि इटली, आप एक सवाल को देखा जाए जिसमें कि हम रिनेसांस का यूज करेंगे। इटली यूरोपीय पुनर्जागरण का जन्म स्थान था, यानी कि यूरोपीय पुनर्जागरण कहां जन्म लिया था, तो इटली में। इसको कैसे लिखेंगे, इटली वाज, इटली वाज द बर्थ प्लेस ऑफ, द बर्थ प्लेस ऑफ, ठीक है ना, यूरोपियन, बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन रिनेसांस। चलिए तो हमारा बच्चों ये यूज रहा रिनेसांस का। रिनेसांस का यूज हम कैसे करेंगे तो आपके समक्ष है। चलिए अब आते हैं नंबर 16 में, वर्ड नंबर 16 में आते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर 16 क्या कहता है, रिसाइडिव। इसको पढ़ेंगे ना, अवशेष, अपशिष्ट पदार्थ को ना रिसाइडिव कहते हैं। अवशेष, बचा हुआ किसी चीज का अंश जो होता है ना, वो आपका रिसाइडिव कहलाता है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रिमाइंडर, जो अवशेष बच जाते हैं, मेहता पढ़ते हैं। रिमेनिंग का भी मतलब होता है अवशेष। चलिए अब कह रहा है क्या, एक सवाल दिया गया है आपको बनाने के लिए, एक सेंटेंस है बनाने के लिए दिया गया है। कह रहे कि रासायनिक कचड़े या अवशेष पर्यावरण के लिए खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं। चलिए रासायनिक कचड़े क्या लिखेंगे, केमिकल वेस्टेज इसको, या केमिकल रेसिड्यू, चलिए रिसिड्यूज। चलिए कैन बी, ठीक है ना। चलिए डेंजरस सब्सटेंस, कैन बी, है ना, खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं, कैन बी डेंजरस सब्सटेंस। चलिए किसके लिए, फॉर द इन्वायरमेंट,
फॉर द इन्वायरमेंट। तो बच्चों हमारा ये रहा रिसाइडिव का यूज। यदि कोई चीज रिसाइडिव है तो वो बचा हुआ है, कतरन है, कचरा है। चलिए वर्ड नंबर 18 में आते हैं, सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो कि एक सकारात्मक परिणाम दे, सकारात्मक परिणाम देने वाला चीज सैल्यूटरी कहलाता है। छोटा सा वर्ड का है तो लाभप्रद है ना। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो अच्छा असर डाले। इसको तोड़ के लिखा जाए, जो अच्छा असर डाले है ना, वो सैल्यूटरी कहलाता है। चलिए, जो अच्छा असर डाले वो चीज सैल्यूटरी कहलाता है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या है? बेनिफिशियल लाभप्रद, एडवांटेजियस लाभप्रद, हैविंग ए गुड इफेक्ट जिसमें एक अच्छा आना प्रभाव हो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये वाला जो चीज है साइनो इतना बड़ा नहीं होता, ये एक्सप्लेनेशन है, आपको समझना होगा। साइनो इसके बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। चलिए, अब एक वाक्य क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के विनती का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यानी कि जब प्रधानमंत्री ने किसी चीज के लिए अपील किए लोगों से, तो लोगों ने उस चीज को किया है ना, जिस चीज के लिए अपील किया गया था। तो कह रहे कि प्रधानमंत्री के विनती का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसे लिखेंगे? द अपील ऑफ, या ऐसे लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर्स अपील, द प्राइम मिनिस्टर्स ना अपील, चलिए, हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट है ना, हैड ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन पीपल, सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन पीपल। चलिए, तो ये हमारा रहा सैल्यूटरी का यूज। बच्चों आते हैं नंबर 18 में। करेक्ट, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज अगर स्टर्लिंग है तो शानदार है, उत्कृष्ट है, ठीक है ना। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सीलेंट, गुड, सॉरी ग्रेट, जेन्युइन, स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक। चलिए, इसके एंटो क्या होंगे? फॉल्स या पुअर, घटिया, खराब। कह रहा है क्या कि वह शानदार गुणों वाला एक प्रोफेसर है, वो एक शानदार गुणों वाला प्रोफेसर है। इसको कैसे बनाएंगे? ही इज ए प्रोफेसर ऑफ, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ। चलिए, इसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा है? शानदार के लिए एक वर्ड पढ़ा है स्टर्लिंग, ठीक है ना। एक अभी जस्ट हम लोग नीचे पढ़े हुए हैं, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज, ठीक है ना। इसको आप नीचे में देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगा, है ना। वह शानदार गुणों वाला एक प्रोफेसर, इज अ प्रोफेसर ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। वर्ड नंबर है वॉल्यूमिनस। वर्ड नंबर 19 है, वर्ड है वॉल्यूमिनस। देखिए, यदि कोई चीज वॉल्यूमिनस है यानी कि वह ज्यादा पढ़ने वाला है, मोटा है, जैसे मोटा डिक्शनरी, मोटी रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट होंगे, जो डिक्शनरी होंगे, कौन से? वॉल्यूमिनस होंगे। कोई कपड़ा भी भारी भरकम जो कपड़ा होता है ना, वो भी वॉल्यूमिनस कहलाता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं वॉल्यूमिनस क्लॉथिंग, आप इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं वॉल्यूमिनस क्लॉथिंग, यानी कि भारी भरकम कपड़ा को भी कहते हैं वॉल्यूमिनस, और उसके लिए भी वॉल्यूमिनस का इस्तेमाल होता है, यह वॉल्यूमिनस क्लॉथिंग है। चलिए, अब इसको देखा जाए। भारी भरकम डिक्शनरी, भारी भरकम रिपोर्ट, कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? भारी भरकम के लिए क्या वर्ड है? वॉल्यूमिनस है। कैसे इसको लिखेंगे? वॉल्यूमिनस, ठीक है ना। डिक्शनरी, वॉल्यूमिनस डिक्शनरी, वॉल्यूमिनस रिपोर्ट नहीं। चलिए, इसी तरह भारी भरकम कपड़ा के लिए हो जाएगा आपका वॉल्यूमिनस क्लॉथिंग, भारी भरकम कपड़ा के लिए हो जाएगा वॉल्यूमिनस क्लॉथिंग। चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं वर्ड नंबर 20 की तरफ। वेल्टर। वेल्टर का मतलब होता है किसी चीज का जम्बल, किसी चीज का मिक्सचर को ना वेल्टर कहेंगे। तो मिश्रण या खिचड़ी। साइनो क्या होगा? जम्बल, मडल, हॉच पॉच। हॉच पॉच हम लोग देखते हैं ना, कोई चीज एकदम फिट दिया जाता है तो हॉच पॉच हो जाता है, कंफ्यूज्ड मिक्सचर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 20 वर्ड्स किया। ये वर्ड्स काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। आगे के दिनों में आपको हार्डविक सीरीज के और भी आपको लेसन्स देखने को मिलेंगे। आप हमारे यूएस वर्चुअल कैंपस चैनल के साथ आप बने रहें। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि आपके तरफ वो भी फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।